इस घटना के बाद जवाहरलाल नेहरू गोविंद वल्लभ पंत को एक तार भेजते हैं और उसमें लिखते हैं कि जो घटना हुई है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम भयावह होंगे। जनसंघ ने जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया और भाजपा के रूप में सामने आती है। संघ को भी अब दिख चुका था कि राम मंदिर का मुद्दा इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आवश्यक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। ऐसे में उन्होंने राम जन्मभूमि के साथ साथ काशी और मथुरा के विषय में भी बात करनी शुरू करी। बाबरी मस्जिद का गिरना भारत में जो सौहार्द था उसका गिरना माना जा सकता है। उसके बाद देश में कई जगहों पर दंगे होते हैं। राम मंदिर का मुद्दा अब राजनीतिक भी हो चुका था, सांप्रदायिक भी हो चुका था। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन देश में मस्जिद और मंदिर का विवाद अब उठ चुका था। यह देश लगातार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद में उलझता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे में दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आखिर किस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा भारत में राजनीतिक रूप से सामने आया और किस पार्टी ने सबसे पहले इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया और किस तरीके से भाजपा ने इस मुद्दे को अपने लिए उपयोग करना शुरू किया। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, 1946 तक की घटना से तो आप लोग परिचित हो चुके हैं। शिया और सुन्नी का विवाद भी अब खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी राम मंदिर का राजनीतिकरण कैसे हुआ, अब इस पर चलते हैं। बात है 1947 की। वैरागियों और हिंदू महासभा के बीच में एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग के दौरान यह बात बाहर आती है कि बाबरी मस्जिद पर कब्जा करने की बातें इस मीटिंग में की गईं। इसके बाद अयोध्या का माहौल तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन उसी बीच 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने थे। ऐसे में एक सीट फैजाबाद की भी थी। यहां पर समाजवादी नेता थे आचार्य नरेंद्र देव और दूसरी तरफ थे कांग्रेस की तरफ से राघव दास। ऐसे में आचार्य नरेंद्र देव की जो इस समय ख्याति थी वह काफी ज्यादा हो चुकी थी। इस बात से कांग्रेस परेशान थी। इस वजह से राघव दास ने राम मंदिर का मुद्दा इन चुनावों में उठा दिया। चुनाव को कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ती है और यह मुद्दा उनके लिए काफी सफल होता दिखाई दिया और ऐसे में राघव दास 1300 वोटों से इस चुनाव को जीत जाते हैं। और उसके बाद राघव दास संतों की एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में उन्होंने राम मंदिर बनवाने को लेकर अपनी बात कही। यहां तक कि इससे जुड़कर उन्होंने सरकार को एक पत्र भी लिखा कि हमें यहां पर राम मंदिर का निर्माण कराना है। इसी बीच 22 दिसंबर 1949 की बात है। अचानक से अयोध्या में एक खबर फैलती है कि रामलला प्रकट हुए हैं। जी हाँ, 23 दिसंबर 1949 की सुबह बड़ी चमत्कारी थी। पूरी अयोध्या में एक खबर फैल चुकी थी कि रामलला विराजमान हो गए हैं, वह अपने जन्म स्थान पर प्रकट हो गए हैं। हिंदुओं ने इस बात को घर घर पहुंचाया और मुस्लिमों ने इस बात को नकार दिया। इसी के साथ रामलला का प्रकट होना अयोध्या में राम मंदिर विवाद की और उसके राजनीतिकरण होने की शुरुआत थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष शिकायत दर्ज कराता है। अभिराम दास और 50-60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। इस घटना के बाद जवाहरलाल नेहरू गोविंद वल्लभ पंत को एक तार भेजते हैं और उसमें लिखते हैं कि जो घटना हुई है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम भयावह होंगे। बात है 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर के बाद विवादित परिसर में ताला लगा दिया जाता है और मूर्ति की पूजा के लिए प्रियदत्त को अपॉइंट किया जाता है कि वह लगातार रामलला की पूजा करेंगे। बात है 1950 की। अब राम जन्मभूमि को लेकर अधिकार की बात शुरू होती है। ऐसे में 3 पक्ष मुकदमा दायर करते हैं, जिसमें पहला रहता है ऑल इंडिया रामायण सभा, दूसरा दिगंबर अखाड़ा और तीसरा निर्मोही अखाड़ा। इसी बीच में 1961 में इस विवादित परिसर को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अपना मुकदमा दायर कर दिया था।
इस तरीके से अब चार पैरोकारों के बीच में राम जन्मभूमि का विवाद अदालत तक पहुंच चुका था। बात है 1977 की। इमरजेंसी का अंत हो चुका था। कई सारी विपक्षी पार्टियों ने, जिसमें जनसंघ भी शामिल था, उन्होंने जनता पार्टी बनाई। 1980 आते आते जनता पार्टी में कलह के दौर शुरू हो चुके थे। तब जनसंघ ने जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया और भाजपा के रूप में सामने आती है। संघ को भी अब दिख चुका था कि राम मंदिर का मुद्दा इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आवश्यक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। ऐसे में उन्होंने राम जन्मभूमि के साथ साथ काशी और मथुरा के विषय में भी बात करनी शुरू करी और हिंदू पुनर्जागरण का दौर शुरू किया। लेकिन 1984 में एक घटना होती है, इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उस दौर पे कांग्रेस की सरकार बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ देश में आती है। राजीव गांधी की सरकार बनती है। भाजपा केवल 2 सीटें पाई थी। ऐसे में अब राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से उठाना पड़ेगा। हिंदुओं को एकीकृत करने का दौर शुरू होने वाला था। बात है 1984 की। एक राम जन्मभूमि यज्ञ समिति बनाई गई। यह समिति का मुख्य उद्देश्य था राम जन्मभूमि को लेकर हिंदुओं के बीच में अलख जगाना। ऐसे में बिहार से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को कैद में दिखाया गया था। इसके बाद तो विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का मुद्दा जनता के बीच में उठा दिया। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया। इसके पीछे की कहानी है शाहबानो केस। जिस समय शाहबानो के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर उस फैसले को पलटने का एक बिल लाने वाली थी। इस वजह से विश्व हिंदू परिषद ने राजीव गांधी सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर 1986 तक, उस दिन शिवरात्रि थी, अगर राम मंदिर का ताला नहीं खोला गया, एक देशव्यापी आंदोलन होगा। राजीव गांधी सरकार भी इस बात से डर चुकी थी और उसी बीच में एक मुकदमा दायर होता है फैजाबाद के कोर्ट में। उस समय वकील थे उमेश पांडे और जज थे के.एम. पांडे। कहा जाता है कि राजीव गांधी सरकार ने स्वयं ही इस केस को उमेश पांडे के नाम पर दायर करवाया था। ऐसे में के.एम. पांडे ने उस विवादित परिसर का ताला खुलवा दिया और जब ताला खुलता है उसके बाद तो देश में राम को लेकर राजनीति की शुरुआत हो जाती है। इधर भाजपा, जिसने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, 1989 के चुनाव में 2 सीट से 85 सीट तक पहुंच जाती है। इस वजह से भाजपा को भी दिख चुका था कि आने वाले समय में राम मंदिर का मुद्दा उनके लिए संजीवनी साबित होगा। ऐसे में बात है 1990 की, जब राम जन्मभूमि और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा सोमनाथ से निकाली। यह रथ यात्रा पहुंचती है बिहार समस्तीपुर में। उस दौर में लालू प्रसाद यादव वहां के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उस रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोक लिया और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए अफसर पहुंचते हैं तो वह उनसे एक कागज मांगते हैं और एक पेन की डिमांड करते हैं और उस कागज और पेन का उपयोग करके वह लिखते हैं कि केंद्र में चल रही वीपी सिंह की सरकार से हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। ऐसे में वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और लाल कृष्ण आडवाणी जेल जाते हैं। लेकिन उसी बीच में कार सेवकों का अयोध्या आना शुरू हो चुका था। उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार चल रही थी मुलायम सिंह यादव की। अयोध्या में जब कार सेवक पहुंच रहे थे, उसी बीच में मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी। कार सेवकों की मृत्यु होती है। कई सारे अखबारों ने तो यहां तक लिखा था कि सरयू की नदी अब लाल रंग की हो गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार 1992 के हुए चुनावों में लौट कर नहीं आती है और इधर देश में 1991 में सरकार बनती है कांग्रेस की। राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु होती है और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। लेकिन बात है 1992 की, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 1992, एक ऐसा दिन जिस दिन के बाद तो भारत का इतिहास ही बदल गया। अब हुआ क्या था इस दिन? सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा कल्याण सिंह सरकार ने दायर किया। उन्होंने कहा कि वह बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं होने देंगे।
और जब कारसेवक कार सेवा करने के लिए पहुंचते हैं विवादित परिसर के पास अर्थात बाबरी मस्जिद, तो वहां पर पुलिस का जत्था भी खड़ा रहता है। लेकिन कल्याण सिंह ने आदेश दिया था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। देखते देखते विवादित ढांचा गिरा दिया जाता है और उस ढांचे से जो ईंटें निकली, उन ईंटों से मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसके बाद तो देश की राजनीति ही बदल गई। कई लोग कहते हैं कि कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया और उस समय की केंद्र सरकार कहती है हमने इनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन 6 दिसंबर के दिन नरसिम्हा राव कर क्या रहे थे? कई लोग मानते हैं उस समय वह पूजा पे बैठे थे। ऐसे में बाबरी मस्जिद का गिरना भारत में जो सौहार्द था उसका गिरना माना जा सकता है। उसके बाद देश में कई जगहों पर दंगे होते हैं। राम मंदिर का मुद्दा अब राजनीतिक भी हो चुका था, सांप्रदायिक भी हो चुका था। देश की राजनीति अब इसके इर्द गिर्द घूम रही थी। इधर अदालती कार्रवाई भी चल रही थी और कमेटी भी बैठाई गई कि आखिर बाबरी मस्जिद विध्वंस में किनका हाथ था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस कमेटी के बारे में जिसे 17 साल लग गए अपने रिपोर्ट को सरकार को देने में। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।